नमस्कार, इकोनॉमी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका ठाकुर। आर्थिक मोर्चे पर भारत और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल बीते दिनों अमेरिका की ट्रंप सरकार ने भारत से जीएसपी यानी कि जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस की सुविधा छीन ली थी। अब भारत इस फैसले के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन जाने की तैयारी में है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारत सरकार की ओर से डब्ल्यूटीओ में चुनौती देने समेत विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। एजेंसी सूत्रों ने कहा है कि भारत सरकार अमेरिका के निर्णय से प्रभावित क्षेत्रों को वित्तीय समर्थन देने के अलावा अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी शुल्क लगाने का भी विकल्प अपना सकती है। हालांकि एक अन्य सूत्र का कहना है कि डब्ल्यूटीओ में प्रक्रिया लंबी चल सकती है। ऐसे में बेहतर विकल्प यह है कि इस मुद्दे का समाधान द्विपक्षीय बातचीत से किया जाए, क्योंकि अमेरिका के साथ व्यापार में भारत का निर्यात आयात से अधिक है। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को विकासशील देश की मदद के लिए व्यापार में वरीयता देने की सामान्य व्यवस्था कार्यक्रम के तहत भारत को रियायती आयात शुल्क का लाभ वापस लेने का फैसला लिया था। लाभ हटाने का मतलब है कि अमेरिका भारत के करीब 2000 प्रोडक्ट्स पर हाई सिक्योरिटी लगाएगा, जिसकी कीमत के संदर्भ में यह अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं रह जाएंगे। कितना होगा असर? वैसे तो सरकार की ओर से यह कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का असर भारत के कारोबार पर ही नहीं पड़ेगा, लेकिन आर्थिक मामलों के जानकारों की माने तो 5.6 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित हो सकता है। इसका सबसे ज्यादा प्रभावित स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री पर पड़ने वाला है। इसके अलावा रोजगार के अवसर भी कम होने की आशंका है। वहीं अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ाकर बीच अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार के मोर्चे पर सख्ती के बावजूद पिछले साल के दौरान अमेरिका का व्यापार घाटा 10 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया है। यह साल 2018 में 12.5% बढ़कर 621 अरब डॉलर पहुंचा है। इस दौरान आयात और निर्यात दोनों में ही वृद्धि हुई है और अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आर्थिक सलाहकार राहुल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हैं। जी राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जीएसपी भारत से वापस लिया गया है, इसका भारतीय व्यापार पर कितना असर पड़ने वाला है? नमस्कार। फर्स्ट से भारतीय व्यापार में काफी फर्क पड़ेगा। इम्पोर्ट जो अपना उनका अमेरिका का जो इम्पोर्ट है, अमेरिका की एक पॉलिसी आई है कि हर प्रोडक्ट उनका अमेरिका में ही बने और उनके प्रोडक्ट को थोड़ा सा बूस्ट मिले। इसके लिए उन्होंने इंडिया से जो भी इंपोर्ट कर रहे थे उन पर जीएसपी जो था, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस प्रोग्राम, उसको उन्होंने रिमूव कर दिया है। इसके कारण करीब 10 से 12% जो टोटल टर्नओवर था एक्सपोर्ट का, उस पर अपने थोड़ा बैड इफेक्ट आएगा। इट विल बी रिड्यूस्ड। और अपन इसके कारण जो एक कंपटीशन था वहाँ के प्रोडक्ट्स के साथ इंडिया के प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट से हम बाहर हो जाएंगे। तो इंडिया की सेल मार्केट में अपना जो प्रोडक्ट है उसका सेल कम हो सकता है। जी राहुल जी, कहा जा रहा है कि स्मॉल और मीडियम जो इंडस्ट्रीज है उन पर काफी असर देखने को मिलेगा इसका। वापिस बोलिए, क्या पूछा आपने? अगेन जी, कहा जा रहा है कि जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उन पर जीएसपी वापस लेने का काफी असर पड़ने वाला है। हाँ, ये ऑफकोर्स फर्क पड़ेगा। अपना इंडिया का एक्सपोर्ट कम होगा तो उनका सेल डाउन होना ही है। सेल डाउन होने से अपना उनका प्रॉफिट्स और सेल डाउन होने से काफी फर्क पड़ेगा स्मॉल स्केल को। जी राहुल जी, 2000 प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर से उन्होंने ये जीएसपी हटाया है, और जो पहले ड्यूटी फ्री थे या बहुत नॉमिनल ड्यूटीज थी जिसके ऊपर, वो ड्यूटी से उन्होंने इसको बाहर किया है और अभी इसे इम्पोज किया है, ड्यूटी इम्पोज कर दी इसके ऊपर प्रोडक्ट। जी राहुल जी, भारत की ओर से अगर इसको विश्व व्यापार संगठन में चुनौती दी जाएगी तो कौन से प्रमुख पॉइंट्स रहेंगे जिनको सामने रखा जा सकता है? देखिए, डब्ल्यूटीओ को के सामने, एक डिस्प्यूट बॉडी के सामने अगर ये पॉइंट रखा जाएगा
तो WTO को इस मैटर को सुनना ही पड़ेगा। WTO का मकसद ही यही है कि जो इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं उसको रीएड्रेस करना, उसको सॉल्व करना, पर्टिकुलर क्योंकि WTO का एक जो मकसद था कि डिस्क्रिमिनेशन जो रहता है डेवलप कंट्री के बीच में, कुछ कंट्रीज ने बीच में ये कुछ रूल्स बना रखे थे कि इस कंट्री से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, उस सबको हटाने के लिए और एक पैरिटी लाने के लिए सब कंट्री के बीच में ये WTO का रोल है। और अगर ऐसा होता है धीरे धीरे, अगर सब देश अपने हिसाब से ड्यूटीज हटाना लगाना ये सब करेंगे तो थोड़ा सा WTO के जो नॉर्म्स है इसको अफेक्ट करेगा। तो WTO विल प्ले वाइटल रोल टू डिसॉल्व दिस मैटर। जी राहुल जी, कहा जा रहा है कि अगर बातचीत से इस मसले को सुलझाया जा सकता है तो वो ज़्यादा सही रहेगा। यदि अगर भारत की ओर से विश्व व्यापार संगठन में अगर चुनौती दी जाती है तो वह ज़्यादा असरकारक नहीं होगा। जो सलाहकार है उनका यही कहना है कि बातचीत के जरिए इसको सुलझाया जा सकता है। देखिए, हर मैटर बातचीत के थ्रू अगर सुलझाया जाए तो काफी अच्छा रहता है, वो सेटल होता है मैटर और ये दोनों का म्यूचुअली डिसाइडेड होकर मैटर फिनिश हो जाता है। WTO में अगर हम जाते हैं तो एक डिस्प्यूट हो जाता है, इसको एक डिस्प्यूट का रूप ले लेता है। जो एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, उसके सामने मैटर जाएगा, वहां पर डिफरेंट जज हैं जो पर्टिकुलर ये सब मैटर में सुनवाई होती है और एक एज लाइक ए कोर्ट दिस विल बी द माहौल और एक प्रोसेसिंग चालू हो जाती है इसके ऊपर। इट विल टेक लंबा समय भी ले सकता है ये मैटर डिस्प्यूट सेटल होने में। और अगर हम लोग बैठ के बात करते हैं तो इससे हमको ये देखना पड़ेगा कि यूएस को कितना नुकसान हो रहा है ट्रेड में, हमको कितना नुकसान हो रहा है। हमने कुछ ड्यूटीज इम्पोज की है, हम जो ड्यूटीज और बढ़ाने वाले हैं कुछ प्रोडक्ट्स पे, उसको बैठ के हमको मैटर को रिजॉल्व करना पड़ेगा, बैठ के डिसीजन लेने पड़ेंगे कि भाई इससे दोनों देश का बिजनेस अफेक्ट हो रहा है और इसमें छोटे स्मॉल स्केल है और काफी बिजनेस इंडिया की है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो अफेक्ट हो रही है। जी राहुल जी, आपके अनुसार क्या कारण रहे हैं GSP वापस लेने के? देखिए, ट्रम्प का एक शुरू से एक कंसेप्ट रहा है कि एवरी प्रोडक्ट शुड बी मैन्युफैक्चर इन अमेरिका इटसेल्फ। अमेरिका खुद अपना प्रोडक्ट बनाए, अमेरिका की इंडिविजुअल सेल्स है, जो इंटरनल सेल्स है, जो उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन सेल्स है, वो बढ़ाया जाए। इसलिए उन्होंने शुरू से ये सब कंट्रीज के साथ में ड्यूटीज वाला एक जो है गिमिक्स वो रखा ही है। कभी किसी पे ड्यूटी बढ़ाई है, किसी पे कम की है, किसी पे बढ़ाई है, किसी पे कम की है, इसीलिए कि ताकि उनका प्रोडक्शन बढ़े, उनकी डोमेस्टिक सेल्स बढ़े, न कि वो इंपोर्ट पे ज्यादा आधारित रहे, बाकी कंट्रीज पे काफी डिपेंड रहे। ये डिपेंडेंसी कम करने के लिए उन्होंने ये लगाया है। उन्होंने इंडिया के ऊपर भी एक ब्लेम दिया है कि इंडिया ऑलवेज टेरिफ किंग रहा है, इंडिया ने अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे काफी ड्यूटीज लगाई है। तो या तो उसका रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, उसके कारण ये सब भी उस चीज को कि भाई उसके अंगेंस्ट में उन्होंने ये ड्यूटीज भी इम्पोज करी हो सकती है, ये GSP का बेनिफिट रिमूव किया है। जी राहुल जी, अगर भारत WTO जाता है तो क्या लगता है आपको कि भारत को एक जो न्याय है, अगर भारत की बात सुनी जाएगी, कुछ समाधान निकल सकता है इसका? हाँ, हर चीज का समाधान होता ही है। जब देखिए वहां पर एवरी मेंबर्स इक्वल हैं WTO में, मेंबर्स हैं, इंडिया इज आल्सो मेंबर ऑफ WTO। अगर इंडिया अपना मैटर फोर्सफुली स्ट्रांगली प्रेजेंट करता है तो उसकी सुनवाई होगी, उस पर रीएड्रेस होगा और उस पर डिसीजन भी आएगा, वर्डिक्ट भी अपने फेवर में आ सकता है, या कोई भी म्यूचुअली डिसाइड होकर म्यूचुअली कुछ भी एक कंक्लूजन आएगा। जी राहुल जी, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ अगली खबर पे हम बात करेंगे फिर से आपसे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण में जर्मनी की वाहन निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया है। इस मामले में एनजीटी की ओर से कंपनी पर 500 करोड़ का रुपए का जुर्माना भी लगा है। एनजीटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कंपनी को 2 महीने के भीतर यह राशि जमा कराने के लिए कहा है। आपको बता दें कि एनजीटी में एक शिक्षक एलावती और कुछ अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। वहीं इन याचिकाओं में फॉक्सवैगन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। कयास है कि एनजीटी ने 16 नवंबर 2018 को कहा था कि कंपनी ने देश के भीतर डीजल कारों में उत्सर्जन छिपाने के लिए चिट डिवाइस का इस्तेमाल कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की
और इससे पर्यावरण को नुकसान भी हुआ। वहीं एनजीटी ने तब कंपनी को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास 100 करोड़ रुपए की अंतरिम राशि जमा कराने के लिए कहा था। तब कंपनी ने बयान में कहा था कि हमने सर्वोच्च न्यायालय में एनजीटी के आदेश को चुनौती दी है। हालांकि फॉक्सवैगन समूह भारत में धन जमा कराने के लिए एनजीटी के आदेश का पालन करेगी। वहीं एनजीटी की ओर से सीपीसीबी, भारी उद्योग मंत्रालय, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त दल भी गठित किया था। इस दल की ओर से दिल्ली में अत्याधुनिक नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन से लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने की वजह से कंपनी पर 171.34 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का सुझाव दिया गया था। बता दें कि बीते साल फॉक्सवैगन ग्रुप की ऑडी एजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूपर्ट स्लेंडर डीजल उत्सर्जन घोटाले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान में चंद दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। दरअसल जापान की ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया कि 2019 और 20 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद रेट कम हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ रेट 7% से नीचे रह सकती है। क्या वजह है इसके पीछे, हम आपको बताते हैं कि रिपोर्ट में जीडीपी ग्रोथ रेट के 7% से नीचे रहने की वजह क्या है। इसके मुताबिक वैश्विक नरमी, कड़ी वित्तीय स्थिति और चुनावी साल में राजनीतिक अनिश्चितता आर्थिक वृद्धि की राह में बड़ी चुनौती है। इस वजह से देश के भीतर खपत और निवेश में कमी आने की संभावना है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव होने की वजह से नए निवेश की संभावनाएं भी बेहद कमजोर हो रही हैं। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020 के लिए 4.7% जीडीपी का अनुमान जाहिर किया है। हाल ही में जीडीपी के आंकड़ों की वजह से भी सरकार को झटका लगा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 सितंबर 2018 को समाप्त हुई दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.1% से घटकर 7% किया गया था, लेकिन ताजा तिमाही में उससे भी कम 6.6% पर ग्रोथ रेट आकर रुक गई। हालांकि इसके बावजूद भारत ने चीन को पछाड़ दिया और इस तिमाही चीन की विकास दर मात्र 6.4% रही है। चीन की जीडीपी चीन ने 2019 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का लक्ष्य 6 से 6.5% रखा है। चीन का मकसद उपभोक्ता महंगाई स्तर करीब 3% बनाए रखना और 1.1 करोड़ से ज्यादा शहरी रोजगार का सृजन करना है। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राहुल सिंघवी, जो कि आर्थिक सलाहकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राहुल जी, चुनावी सीजन आने वाला है, लोकसभा चुनाव नजदीक है और कहा जा रहा है कि जैसे ही चुनाव होंगे जो जीडीपी की रेट है वो कम हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि चुनावी माहौल में जीडीपी की ग्रोथ कम हो जाएगी। जीडीपी लास्ट क्वार्टर में स्लिप हुई थी, 6.6 पर है अभी, और ऐसा नहीं बोल सकते कि जीडीपी ग्रोथ हो जाएगा, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के कुछ कंपनीज के रिजल्ट भी काफी खराब थे, जो काफी इंप्रूव होने के चांसेस है इन लास्ट क्वार्टर में, जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में जो लास्ट है मंथ, 3 मंथ उसमें। तो जीडीपी ऐसा नहीं बोल सकते कि जीडीपी डाउन हो जाएगा या जीडीपी कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि क्रूड एक स्टेबल है, डॉलर स्टेबल है, डॉलर फॉर्म खड़ा है और क्रूड भी काफी स्टेबल है। तो ऐसा जैसा लग नहीं रहा है कि जीडीपी विल बी डाउन। जी राहुल जी, कहा जा रहा है कि इस समय में नए निवेशक कम मिलते हैं, तो जो अगर निवेश नहीं होगा तो जीडीपी की ग्रोथ तो नीचे जाएगी ही ना। देखिए, आज जीडीपी निवेशक सीजनेबल इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं जी। इन्वेस्टर्स अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं तो इस डिपेंड कि हमारे जब तक उनको लगता है कि कौन सी नई सरकार आ रही है, क्या इलेक्शन का रहेगा, क्या आउटपुट्स रहेंगे, क्या रिजल्ट्स रहेंगे, स्टेबिलिटी क्या रहेगी इंडिया की, उसके ऊपर फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना फंड स्लो कर देते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन जो इंडियन इन्वेस्टर्स है
वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट इसके इलेक्शन, पर्टिकुलर इलेक्शन के कारण और इसके कारण अपना इन्वेस्टमेंट को कभी स्लो नहीं करते हैं। दे डू एज पर देयर चॉइस इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट एंड एवरीवेयर। जी राहुल जी, आपके अनुसार लोकसभा चुनाव में कितना असर पड़ सकता है इसका? देखिए, लोकसभा चुनाव एक पर्टिकुलर एक पीरियड है, एक सेगमेंट है 2 से 3 महीने का, जब आचार संहिता भी लग जाती है और ये सब होता है। उस टाइम कुछ बड़े डिसीजन नहीं लिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। कोई बड़े ऑथोराइज्ड जो एक गवर्नमेंट डिसीजन होते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा रोक लग जाती है। लेकिन इसके लिए कंपनियों का जो प्रोडक्शन है, कंपनीज का जो प्रोडक्शन है और जो उस सब पे कोई बहुत ज्यादा जीडीपी पे इसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए। जहां तक मेरा एनालिसिस है, जीडीपी विल नॉट अफेक्ट फ्रॉम द इलेक्शंस, क्योंकि एक जीडीपी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिगर है, एक स्ट्रॉन्ग फिगर है जो एक इलेक्शन से मुंह या हिल नहीं सकता है कि भाई एक इलेक्शन आया तो ये जीडीपी एकदम कम हो गया, या इलेक्शन खत्म हो गए, एक स्टेबल गवर्नमेंट आ गई तो जीडीपी बढ़ गया। इससे नहीं होता है। जीडीपी एक कैलकुलेशन है, एक फिगर है जो काफी कैलकुलेशन के बाद निकाला जाता है और उसके ऊपर जो इंडिया की ग्रोथ है वो पूरी डिपेंड करती है। और प्रोडक्शन क्या है, बड़े बड़े जो हाउसेज हैं, इंडस्ट्री हाउसेज है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। और शेयर बाजार इज आल्सो डूइंग वेरी वेल। और शेयर बाजार जो कमिंग शेयर बाजार, इसके लिए तो काफी कुछ प्रेडिक्शंस आ रहे हैं कि लास्ट जो 3 मंथ है मार्च तक, शेयर बाजार विल बी ऑन द हायर साइड। सबसे शायद एक न्यू पैरामीटर और ये न्यू बेंचमार्क बना के निकले। जी राहुल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आर्थिक सलाहकार राजेश्वर पैनोली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी। राजेश जी, कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है तो कहीं ना कहीं जीडीपी पर इसका काफी असर देखने को मिलेगा। आपकी क्या राय है? सर्टेनली मिलेगा। पास्ट ट्रेंड भी दिखेगा। तो जब भी लोकसभा इलेक्शन आते हैं जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि मैं अभी राहुल जी की बातों से, बहुत सी बातों से सहमत नहीं हूँ। जब भी इलेक्शन आएगा तो इन्वेस्टमेंट का सेंटिमेंट डाउन होते हैं। इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट के उनके जो करने का पैटर्न होता है वो डिफरेंट हो जाता है। जीडीपी क्या है? बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हर तरफ इम्पैक्ट करता है। किसी भी जगह से इन्वेस्टमेंट कम होगा तो आपका जीडीपी डाउन होगा। आपके जो शेयर मार्केट का इम्पैक्ट है वो आप थोड़े दिन में देखिएगा, वो तो हर दिन फ्लक्चुएट करेगा डिपेंडिंग अपॉन की मूड है। वो तो एक तरीके से उस टाइप की मान के स्पेकुलेटिव रहता है। इसलिए उससे आप बहुत सी चीजें वो अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब तक का ट्रेंड है कि जीडीपी डाउन रहता है। और सेंटिमेंट ये कहते हैं कि जब भी लोकसभा चुनाव या कोई चुनाव होता है तो नॉर्मली कंपनी भी वेट एंड वॉच करना शुरू कर देती है कि अगला स्टेप जो दूसरी गवर्नमेंट आने वाली है वो क्या करने वाली है। तो कंपनी का प्रोडक्शन भी वो लोग कहीं ना कहीं जाके स्टेबलाइज कर जाते हैं कि रुक जाओ, अभी थोड़ा सा देखते हैं कि अगली गवर्नमेंट का क्या मूड आता है, किस टाइप का इम्पैक्ट आता है। ऐसा न कि कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज कर दे जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जाए। तो उनके कारण भी जीडीपी डाउन रहेगा। जो मेरी अब तक की कैलकुलेशन है, जो अब तक लास्ट टाइम जो आप कई सालों का देखेंगे, इससे पहले के लोकसभा के इलेक्शन देखेंगे तो ट्रेंड होता है हर का होगा। चाहे कोई भी गवर्नमेंट, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी की गवर्नमेंट इसलिए डाउन रहेगा और दूसरी गवर्नमेंट में, सब सारे गवर्नमेंट में डाउन रहता है। और जहां तक की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में खुद ही देख रहे हैं कि सेंटिमेंट्स अब डाउन होने शुरू हो चुके हैं। एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अगर आज का जीडीपी अगर कोई हम कैलकुलेट करें, कोई फॉर्मूला निकाल के कैलकुलेट करें, तो मुझे लगता है आज की जीडीपी हम 6.6 से भी डाउन आने शुरू हो चुके हैं। जी राजेश्वर जी, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जो प्रमुख फैक्टर है राजनीतिक अस्थिरता, तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित करती है जीडीपी की ग्रोथ को। 100% करती है। पैटर्न देखिए, इकोनॉमिक्स का देखिए, पैटर्न देखिए, पैटर्न बिल्कुल कहता है कि डाउन होती है। जी जी बिल्कुल 100% डाउन होती है। जी राहुल जी, आपकी क्या राय है इस बारे में? जब भी सवाल उठता है या गवर्नमेंट अपने, उसके ऊपर जरूर जीडीपी इफेक्ट होती है। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैं जो दूसरे आर्थिक सलाहकार है मैं उनसे इतना सहमत कुछ पॉइंट पे नहीं हूँ कि कंपनी, जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपना प्रोडक्शन रोक देती है और अपना प्रोडक्शन स्लो डाउन कर देती है। क्योंकि एक कंपनी का अपने ओवरहेड्स हैं, एक फिक्स ओवरहेड्स हैं, वो उसके सामने अपने प्रोडक्शन को स्लो नहीं करेंगे। उन एक हो सकता है उनकी सेल डाउन हो, लेकिन जीडीपी जो मार्केट का जो ट्रेंड है अभी देखिए, अगर एक माहौल रहता है। आज मार्केट, जब ये अपना इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा सा वार का सिचुएशन बना था तो मार्केट डाउन हुआ था, नो डाउट वो मार्केट काफी गिरा था। लेकिन जैसे ही ये एक खतरा निपटा, अभिनंदन जो थे वो वापिस इंडिया में एक लगा कि वापिस एक
एक शांति या पीस का माहौल है, तो वापस अपना मार्केट अपना ग्रो करना चालू कर दिया। और मार्केट लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट काफी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि जो अभी एक महीने के जो रिजल्ट्स आए हैं जनवरी फरवरी के, इससे वेरी गुड रिजल्ट ऑफ द टॉप 50 कंपनीज अगर अपन एनालिसिस करें हैं और अगर अपन जाकर देखें इसे डाटा, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि जीडीपी विल गो बिलो द 6.6 इन लास्ट क्वार्टर ऑफ द दिस फाइनेंशियल ईयर। लेकिन राहुल जी, एक जो फैक्टर है कि जब लोकसभा चुनाव हो या जो चुनाव होते हैं उस टाइम निवेशकों की कमी देखी जाती है, क्योंकि राजनीतिक स्थिरता नहीं होती उस समय। देखिए, जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला जो है, जैसे आप समझ लीजिए जिन्होंने ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ इलेक्शन के डर से निकालते हैं जी। तो भाई राहुल जी, तो नए जो नए निवेशक है वह नहीं मिल पाते हैं इन दिनों? नहीं, ऐसा नहीं है कि नए निवेशक नहीं मिल पाते हैं। डिपेंड्स मार्केट कैसे मूव कर रहा है, कैसे मार्केट आगे बढ़ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये एक आप ये बोल सकते हो कि अगर कुछ परसेंटेज 2-4-5% अगर निवेशक नहीं आते, उसके कारण जीडीपी इतना अफेक्ट नहीं होता है। जीडीपी को चलाने वाली जो टॉप कंपनीज है, जो जीडीपी में पार्टिसिपेट करती है, जिनका बिजनेस जीडीपी में पार्टिसिपेट करता है, जो इंडिया को ग्रो दे रहे हैं, वो कंपनी अपना कभी प्रोडक्शन कम नहीं करती है, उनकी सेल पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, दे डू देयर, वो बहुत वेल करते हैं। ये ट्रेंड रहा है कभी भाई लोकसभा में थोड़ा सा जीडीपी 0.1-0.2% ग्रो हुआ, लेस हुआ है, और इतना आप ये नहीं बोल सकते कि इससे जीडीपी टूट जाएगा और कुछ बहुत बड़ा कुछ देश का नुकसान हो जाएगा। लेकिन राहुल जी, प्रभावित तो हो गई ना। राजेश्वर जी, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मेरी बात सुनो, प्रभावित होना जब होता है जब एक जीडीपी में पोटेंशियल गिरावट आए, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक गिरावट आए, उसको अपन बोलते हैं। जीडीपी तो ऐसे भी 7.2 से 6.6 पे आया है, काफी गिरावट हो चुकी है। अभी इससे नीचे मुझे नहीं लगता है, पर्टिकुलर इन माय एनालिसिस, इससे नीचे अभी जीडीपी जाएगा। इट विल बी ग्रो इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। जी राजेश्वर जी, कहीं ना कहीं राहुल जी ने कहा कि इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है अगर लोकसभा चुनाव आएंगे। अगर बात करें नए निवेशकों की, जो मैंने राहुल जी से भी ये सवाल पूछा था कि अगर नए निवेशक नहीं मिलते इन दिनों तो ऐसा कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। राहुल जी खुद ही मान रहे हैं कि कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। पॉइंट 1 वो धीरे धीरे मानेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो प्रो गवर्नमेंट है, जो प्रो गवर्नमेंट का एक एटीट्यूड रहता है कि बात नहीं मानी जाए। प्रैक्टिकल बात यह है कि देखिए, सिर्फ कंपनियां जो है जीडीपी नहीं चलाती हैं। अगर कंपनियां सिर्फ जीडीपी चलाती तो बात ही खत्म हो जाती। सारे प्रोडक्शन चलते हैं। जीडीपी का ये मतलब नहीं होता कि लार्ज कंपनियां वही जीडीपी चलाती है। लार्ज कंपनियां भी अपना सेगमेंट ऐसे डिवाइड करती हैं कि जब इलेक्शन का पीरियड होता है तो ऑटोमेटिकली वो उसको सब चीजें स्लो डाउन करके रखती हैं, स्टॉक नील करने की कोशिश करती हैं कि जिससे उस पर कम से कम कोई इम्पैक्ट आए, कोई निगेटिव इम्पैक्ट हो जाए तो उनके ऊपर डायरेक्टली ना आए। जो बड़ी कंपनियां वो भी ट्रेंड रखती हैं। अब आज ही हम लोग छोटी कंपनियों पे, एग्रीकल्चरिस्ट पे, नॉर्मल बिजनेसमैन पे, वो सब धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करने के चक्कर में, और अच्छा दूसरी बात क्या होती है कि डिमांड भी कम हो चुकी होती है। तो डिमांड कम होती है तो अपने अभी जीडीपी कहीं ना कहीं कट डाउन होगी, और डेफिनेटली होगी। और जो ट्रेंड है, जो सेंटिमेंट है, कोई बहुत अच्छे नहीं चल रहे। हम वो अभिनंदन जी की बात कर रहे, अभिनंदन जी का इसमें क्या लेना और क्या देना। हाँ, वार का सिचुएशन आई तो हो गया था। आज की डेट में कोई डिस्टर्बेंस आएगा तो होगा ही होगा। अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि जब इलेक्शन आता है तो पब्लिक सेंटिमेंट बड़ा, या तो हम ये बोलेंगे पब्लिक सेंटिमेंट बड़ा हाई है, पब्लिक चाहती है कि यही गवर्नमेंट आए, पब्लिक का एटीट्यूड ऐसा दिखलाई दे रहा है, तब हो सकता था कि शायद जीडीपी सस्टेन कर जाती, सेम लेवल पे रहती। जीडीपी जो आपकी डेट में हम जो फार्मूला कर भी रहे हैं, वो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने किस पैनल पे कैसे कैसे उसको डिस्प्यूट किया है। पहले ही बोला है कि जीडीपी का जो नया फार्मूला बना दिया गया वो अपने आप में बड़ा कंट्रोवर्शियल फार्मूला है। उस फार्मूले को एक बार तो आपने सस्टेन कर लिया था, वो धीरे धीरे उस फार्मूले से राजेश्वर जी, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ज्यादा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आरबीआई जल्द ही ला रही है 20 रुपए का सिक्का। हम आपको बता दें कि जो 20 रुपए का सिक्का है, इस सिक्के के बारे में आप नहीं जानते होंगे। नए सिक्के में बाहरी रिंग पर 65% हिस्सा तांबा, 15% हिस्सा जिंक और 20% निकेल का होगा, और आंतरिक रिंग में 75% हिस्सा तांबा, 20% जिंक और 5% निकेल होगा। सिक्के के सामने वाले हिस्से पर अशोक स्तंभ का निशान अंकित होगा और नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। बाएं हिस्से में भारत और दाएं हिस्से में इंडिया अंकित होगा। पिछले हिस्से पर सिक्के का मूल्य 20 अंकित होगा और इसके ऊपर रुपए का चिन्ह होगा।
इसके अलावा इस पर अनाज को उकेरा जाएगा और इसके अलावा सरकार 1, 2, 5 और 10 रुपए के भी नई सीरीज के सिक्के जारी करेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 10 रुपए का सिक्का 2009 में जारी किया था। तो इकोनॉमी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।